अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आप देख रहे हैं मीडिया हलचल, मैं हूं आपके साथ कृष्णा यादव। आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे साथ हैं, जो सन 92 से राजनीति में कदम रखने के बाद लगातार एक सक्रिय नेता और एक मसीहा की भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जिस तरह से कोरोना काल में आम जनमानस की मदद की है और घर घर जाकर लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी घर घर तक पहुंचाना और उनकी तकलीफ़ों उनके दुखों में जाना, किसी भी प्रकार की उनको कोरोना काल में कमी नहीं होने पाए, कोई भूख से ना मरने पाए। इन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया और ये प्रयास इनका सफल भी रहा। लगातार ये कोरोना काल में लोगों की मदद करते रहें। आज हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि आपको तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोरोना काल में सभी आम जनमानस जो भाई आपने लोगों की मदद किया, कोई भूख से ना मरने पाए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप एक चीज़ ये बताइए, आप हमें इस वाराणसी में इस समय समाजवादी पार्टी की क्या राजनीति चल रही है? वाराणसी में समाजवादी पार्टी की राजनीति, देखिए इस समय राजनीति की बात तो अलग की है। सबसे पहले हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने एक आदेश किया था कि कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ता किसी को भूख से न मरने दें और उनकी जितनी सहायता गरीब कमज़ोर की हो सके उसको करें। तो हम राधा के संजय यादव हमने यह पूरा प्रयास जब से लॉकडाउन लगा है और अभी तक और आगे तक भी हमने प्रयास किया कि आम जनमानस में जो गरीब कमज़ोर लाचार लोग हैं उनकी सहायता किस तरीके से की जाए। पहले तो एक भय था मन में लोगों के कोरोना की वजह से, लेकिन हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और हमें अपने भय को निकाल लेंगे तभी जाकर के हम आम जनता की मदद कर पाएंगे। और हम लोग लगातार विधानसभा अपने शिवपुर में ही नहीं पूरे वाराणसी जनपद पर, यहाँ तक कि मेरा गृह जनपद बलिया है, मैं बलिया ज़िले से आता हूँ, लेकिन जन्म और पैदाइश और कर्मस्थली हमारी वाराणसी ही है। लेकिन जब भी मैं गाँव जाता हूँ तो मैं गांव के लोगों की, असहाय लोगों की मदद करता हूं। जैसा कभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, कभी पिछले दिनों मैं बलिया गया था तो वहां असहाय औरतों की हमने साड़ी, कपड़ा और जो है कि कुछ आर्थिक सहायता दे करके उनकी मदद करने का भी प्रयास किया। कुछ अन्न भी बंटवाया गया उनको। आप लोगों के बीच में गए, कोरोना काल में लोगों के बीच में गए, जहाँ कोई किसी के पास जाने से डरता था, लोगों को एक डर बना रहता था कि भाई लोग बाहर से आ रहे हैं, और आप उन लोगों के बीच में जाकर उन लोगों की मदद किए आप, तो क्या मैसेज मिला आप उन लोगों के बीच में से? देखिए सबसे पहले तो डर के आगे जीत है, तो हमने अपने डर को समाप्त किया और लोगों के सुख दुख में मैं शामिल हुआ। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कोरोना तो जो महामारी है वो तो है ही है, लेकिन सरकार इस कोरोना महामारी को आड़ में सामने रख करके आम गरीब जनता को मार देना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी को मार दिया जाए, मध्यम आदमी को गरीब बना दिया जाए, क्योंकि अमीर आदमी तो उनके साथ है, बड़े व्यापारी उनके साथ हैं, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी जो आवाज़ उठा सकते हैं उनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो अपनी आवाज़ उठाने से वंचित रह जाए, और कमज़ोर गरीब लोगों को तो समाप्त ही कर दिया जाए कोरोना के बहाने कि न कमज़ोर रहेगा न उनकी मदद की बात आएगी। और मध्यम आदमी को जब हम कमज़ोर कर देंगे, लाचार कर देंगे, तो सरकार के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। यह सरकार का कृत्य है। सरकार जो है कि नहीं चाहती है कि मध्यम वर्ग का आदमी ये बताइए कि टैक्स देता है, आपने अमीर आदमी को अपने साथ खड़ा कर लिया, कमज़ोर लाचार को आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उससे क्या होने वाला। लेकिन मध्यम वर्ग का आदमी आज उसका धंधा बंद है, उसका टैक्स देने का जो टैक्स दे रहा है, जो सब कुछ दे रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी का आप रोड पे चालान काट रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पर चालान काटा जा रहा है, मास्क के नाम पर, आपकी सीट बेल्ट के नाम पर, हेलमेट के नाम पर, जितना अत्याचार हो रहा है इस सरकार ने जो अत्याचार किया है, इसका परिणाम आप देख लीजिएगा 2022 में आने वाले समय पर यही जनता खड़ा होकर के इनको सामने से जवाब देगी, तब इनके समझ में आएगा कि यह जो है कि ब्रिटिश सरकार से भी बुरी सरकार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने तो कम से कम कुछ गनीमत थी, आप रोज नियम बदल देते हो, रोज कानून बदल देते हो, कोरोना के नाम पर गरीब कमजोर आदमी को मारने का काम कर रही है सरकार। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, हमने महसूस किया। जब मैं गया गरीब के पास तो मैंने उस चीज़ को महसूस किया है कि आज क्या स्थिति है गरीब की।
हम लोगों को दर्द होता है, पीड़ा होती है और याद भी आती है कि काश आज हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो कम से कम एक प्रदेश तो इस गरीबों के भला कर सकता था। आप 28 साल से राजनीति में हैं और इस वक्त जिस तरह से जो कोरोना की स्थिति है और दिन प्रतिदिन संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और नेता विपक्ष कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कोरोना को नहीं मान रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई हम कोरोना को ठीक कर लेंगे, कोरोना को ठीक कर लेंगे, जिस तरह से वो कहते रहे, लेकिन कोरोना ठीक होने की स्थिति में नहीं दिख रहा, कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, कोरोना के मुद्दे पर सरकार एकदम फेल है। जिस समय इनको सारे लोगों को चेतावनी दे करके सही जगह पर ले जाने की ज़रूरत थी, तब तो आपने लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन करके उनके अंदर जब कोरोना की महामारी का फैलाव हो गया तो आपने उनको खुला छोड़ दिया गांव तक जाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि जिस दिन ये गरीब ट्रेनों के माध्यम से और प्लेन के माध्यम से जिस दिन गरीब के पास ये कोरोना चला जाएगा, गांव में चला जाएगा, उस दिन सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। उनको उस दिन चुप करा दिया गया था। आज वही स्थिति पैदा हो गई। आज गरीब महाराष्ट्र में काम करने वाला था, गरीब जो है गुजरात में काम करने वाला था, दिल्ली में काम करने वाला था। जब उसको आपको घर भेजना चाहिए था तो आपने उसको वहाँ पर रोक दिया। रोकने के बाद सारे लोगों को जब अंदर फैलाव हो गया महामारी का तो आपने कह दिया कि आप चाहे जैसे भी अपने घर जा सकते हो। पैदल बेचारा वहाँ से मर करके क्या हालात थे आप लोगों ने देखा है, उसको चर्चा उसकी करनी है। और उस हालात में वो अपने घर गया, मर गए कितने लोग एक्सीडेंट में, और जब उनके अंदर संक्रमण फैल गया, आज वो गांव में गए हैं और गांव में और स्थिति बुरी है, जांच नहीं हो पा रही है, गरीब कमज़ोर मर रहा है। आपने अभी देखा बनारस में जिस तरीके से सीएमओ को कोरोना हुआ, मर गए सीएमओ साहब, और उनकी लाश की जगह कितनी दुर्व्यवस्था है कि उनकी लाश की जगह एक औरत की लाश को उनके घर को दे दिया गया, बाद में फिर दोबारा उनकी लाश को दिया गया। तो ये इतने बुरे हालात हैं। जब एक सीएमओ के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ कितना बुरा बर्ताव होता होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बेड नहीं है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो हालात इस समय चल रहे हैं तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कदम उठा रही है? समाजवादी पार्टी के नेता आपने पहले भी देखा कि अखिलेश यादव जी जितने लोग भी मरे इस महामारी में, उन्होंने आर्थिक मदद 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, जो भी उनसे मदद बन पड़ रही है। भाई हम विपक्ष में हैं, हम अपनी ही व्यवस्था से मदद कर सकते हैं, हमारे पास कोई सरकारी तंत्र नहीं है। अखिलेश यादव जी के नाम से जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने, मेरे जैसा कार्यकर्ता प्रतिदिन मदद हम लोग करते हैं, गांव में देहात में जा कर के लोगों की मदद करते हैं। तो हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी मदद हमें लगता है कि काफ़ी नहीं है, हमें और प्रयास करना चाहिए। लेकिन सरकार मदद तो कर भी नहीं रही है और अत्याचार अलग से कर रही है, इसकी पीड़ा है। मदद मत करो भाई, लेकिन कम से कम आम जनता पर अत्याचार तो मत करो। जिस तरह से अभी एक बीजेपी विधायक को ही पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, खुले में आके उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमें पीटा, भाई हम विधायक हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो अगर इस तरह के विधायक नेताओं के साथ अगर इस तरह से हो रहा है तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यह कह दूं कि जिस तरीके से आज ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज ही उत्पीड़ित नहीं है, ब्राह्मण समाज के साथ दिक्कत क्या हो गई है। देखिए, यादव को तो लोग भारतीय जनता पार्टी का, मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी का, गरीब कमज़ोर को भारतीय जनता पार्टी का लोग विरोधी मानते थे। तो हमको 2 डंडा मार रहे थे तो हम तो बर्दाश्त कर रहे थे कि भाई चलो भाई ये हमारे विरोधी हैं, हमको मार रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ आज यह विडंबना है कि उन्होंने उनकी सरकार बनाई और इस स्थिति के लिए सरकार बनाई कि कम से कम ये हमारी सरकार होगी, क्योंकि एक होड़ लगी थी कि यादवों की सरकार में सब कुछ यादव पा गया, जो कि गलत था, गलत मैसेज चलाए जाते थे। आज ब्राह्मण समाज ने जब यह माना कि बीजेपी की हमारी सरकार होगी, इस सरकार में हम अपने लोगों को हक अधिकार दिलाएंगे, आज जब उनको हक अधिकार लेने की बात आ रही है तो आज उनको डंडे पड़ रहे हैं। आज पीड़ा इस बात की है। और रह गई कि समाजवादी पार्टी की बात, तो भाई यह तो इतिहास गवाह है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तो 3 लोक दे दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको डंडा मार रहे हैं, उनके नेताओं को जेल भेज रहे हैं, उनको प्रताड़ना कर रहे हैं। आखिर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? एक ही जाति के लोगों को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? जब सरकार बनी तो यादव जाति के लोगों को टारगेट किया गया, रोज यादव जाति की हत्या हुई है। अब जब यादव संभल गया कि चलो भाई
हम तो अपने घर में हो जाएंगे, चलो आप हमको मार भी लोगे तो हम चुप रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज की ये पीड़ा है कि हम ही ने तुमको बनाया और तुम ही हमें उजाड़ रहे हो। एक सवाल ये है कि जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा कि हम परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, उसके बाद बीजेपी उनके ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मूर्ति बनाने का मकसद क्या होता है? मूर्ति बनाना तो एक उसके इतिहास को जगाना होता है। जब हम किसी की मूर्ति बनाते हैं, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना कर रही है, तो क्यों कर रही है, उसके पीछे क्या है? तो उनके इतिहास को बताने की बात की जा रही है कि भगवान राम क्षत्रिय थे। अरे भाई, भगवान थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं थे, वो यादव कुल में पैदा हुए थे। और भगवान परशुराम ब्राह्मण नहीं थे, वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो जब हम किसी की मूर्ति लगाते हैं तो उससे हम उनके इतिहास को, उनके लोगों को बताते हैं कि ये आपके कुल का गौरव रहा है, कम से कम आप ऐसा काम करिए कि आपकी मर्यादा बनी रहे। तो उसके लिए अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे और ब्राह्मण समाज को इस बात को जगाने का काम करेंगे कि आपका इतिहास क्या रहा है। आप अपने इतिहास को समझ लेंगे तो आपका वर्तमान ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज गलती कर दिया था, जो भाजपा को वोट दे दिया था, आज उसका पछतावा उनको हो रहा है। तो आज अखिलेश जी नहीं कह रहे हैं, आज कोई और नहीं कह रहा है, खुद ब्राह्मण समाज इतना दुखी और द्रवित है कि जब आप उससे मिलने जाइए तो उसकी व्यथा सुन करके दर्द हो रहा है और वह सरकार बदलने पर आमादा है। और निश्चित तौर से इस बार ब्राह्मण समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी फिर से 2022 में बनेगी। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, उसके लिए वो मूर्ति लगवा रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे, जिस 22 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कार्य कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? क्या 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार आएगी? जिस तरह से उनके कार्यकर्ता और नेता, आप तो बहुत अनुभवी नेता हैं, लगभग 28 सालों से आप राजनीति में हैं और आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं वाराणसी से। तो आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां कर रही है अब 22 के चुनाव के लिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रहे हैं और जो आज समाज में जो विद्वेष फैला हुआ है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि यह विद्वेष समाज में न फैले, सभी जाति धर्म के समाज के लोगों को जोड़ा जाए और उनके अधिकार की बात को किया जाए। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी किसी को तिलक की बात करके बेइज्जत, आपने देखा कि कल जो है कि जिस तरीके से राजीव त्यागी जी के साथ एक तिलक की बात कहा, उनको इतना धक्का लगा है कि वो उन्होंने जो है कि उनके हार्ट को अटैक आ गया और वो मर गए। आप इस तरह की बात करते हैं, आप इस तरह के डिबेट करते हैं, आप सीधे टारगेट करते हैं किसी को। आप उनके बात करने का लहजा डिबेट में देख लीजिए, ये तुम तड़ाक करके जो बात करते हैं, हम लोगों को शर्म आती है कि आप इतने बड़े नेता हो और इस तरह से आप बात करते हो। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के इस काम में लगे हैं, कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके समाज के हर तबके को उनका अधिकार दिया जाए, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो संजय जी का साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके पार्टी के नेता हैं वो लगातार ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इनका साफ तौर पे कहना है और हम लगातार 2022 तक ये करेंगे और 22 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी।